सभी को नमस्कार। राष्ट्रीय एकता सरकार द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम म्यांमार की जनता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक महत्वपूर्ण संदेश देने के उद्देश्य से है। मैं प्रधानमंत्री कार्यालय का प्रवक्ता नेफोम लट हूँ। म्यांमार की जनता के लिए अतीत में थिंग्यान पारंपरिक नववर्ष उत्सव खुशी से भरा हुआ समय था, लेकिन पिछले 4 साल कठिनाइयों और दुखों से भरे रहे और जनता को इन परिस्थितियों में जीना पड़ा। इस साल का थिंग्यान न केवल सैन्य तानाशाही की छाया लेकर आया है, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई तबाही भी। यह निस्संदेह हमारे लोगों के दिलों को असहज कर देता है। फिर भी हमें इन कठिनाइयों का सामना करना होगा और भविष्य में एक आनंदमय और आशीर्वादित थिंग्यान को पुनः प्राप्त करने के लिए मिलकर प्रयास करना होगा। 28 मार्च 2025 को सगाइन में आए विनाशकारी भूकंप के कारण कई जानें, घर और आजीविका खो गईं। इस त्रासदी के जवाब में राष्ट्रीय एकता सरकार ने 13 अप्रैल से 20 अप्रैल तक राष्ट्रीय शोक और सांत्वना सप्ताह घोषित किया है। यह पहल प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना और एकजुटता व्यक्त करने के लिए है। इस सप्ताह के दौरान विभिन्न तरीकों से म्यांमार की जनता के साथ खड़े होकर समर्थन और प्रोत्साहन दिखाने वाले सभी लोगों का हम दिल से धन्यवाद करते हैं। राष्ट्रीय शोक और सांत्वना सप्ताह के दौरान मानवीय सहायता और राहत कार्यों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए भूकंप प्रभावित क्षेत्रों और संबंधित जिलों में रक्षात्मक कार्रवाइयों को छोड़कर सभी आक्रामक सैन्य अभियानों को निलंबित कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय एकता सरकार के रक्षा मंत्रालय ने पीपुल्स डिफेंस फोर्सेस (पीडीएफ) और संबद्ध संगठनों को इन क्षेत्रों में काम कर रहे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय राहत और बचाव टीमों को आवश्यक समर्थन और सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है। इस सप्ताह से पहले 30 मार्च से 12 अप्रैल तक भूकंप प्रभावित क्षेत्रों और संबंधित जिलों में रक्षात्मक कार्रवाइयों को छोड़कर आक्रामक सैन्य अभियानों को पहले ही निलंबित कर दिया गया था। इस संघर्ष विराम अवधि के दौरान 7 अप्रैल की रात लगभग 9 बजे इंटाव टाउनशिप में जापानी सुरंग के पास तैनात आतंकवादी सैन्य की डिवीजन 77 आसपास के प्रतिरोध बलों के निरंतर दबाव को सहन करने में असमर्थ रही और पीछे हट गई। इसके परिणामस्वरूप टाउनशिप पूरी तरह से सुरक्षित हो गया और भागे हुए सैन्य अधिकारियों और सैनिकों को युद्धबंदी के रूप में पकड़ लिया गया। वर्तमान में पकड़े गए युद्धबंदियों को संबंधित नीतियों के अनुसार हिरासत में रखा गया है और पूछताछ की जा रही है। इन जांचों से प्राप्त जानकारी और स्वीकारोक्तियों के आधार पर भविष्य में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 2 अप्रैल को आतंकवादी सैन्य शासन ने अस्थायी संघर्ष विराम की घोषणा की, लेकिन यह एक धोखाधड़ी थी। इस घोषणा के बाद भी उन्होंने जेट लड़ाकू विमानों, पैरामोटर्स और ड्रोन का उपयोग करके लगातार हवाई हमले जारी रखे, साथ ही दैनिक तोपखाने की गोलाबारी भी। रिपोर्टों के अनुसार 3 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच 12 क्षेत्रों और राज्यों में कुल 68 हवाई हमले हुए। इन हमलों में 64 नागरिकों की मौत हो गई और 83 अन्य घायल हो गए। मृतकों में भिक्षु, गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं शामिल थीं। हवाई हमलों ने 64 आवासीय घरों, 4 स्कूलों, 3 मठों और 1 ईसाई चर्च सहित महत्वपूर्ण विनाश भी किया। हवाई हमलों के अलावा तोपखाने की गोलाबारी और जमीनी आक्रमण भी हुए, जिससे सीधे टकराव हुए। इसके परिणामस्वरूप संघर्ष विराम अवधि के दौरान भी आतंकवादी सैन्य समूह ने हवाई हमले, तोपखाने की गोलाबारी और जमीनी आक्रमण जारी रखा। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए ऐसी कार्रवाइयों की निगरानी के लिए एक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता को उजागर करता है। यह मामला म्यांमार के भूकंप प्रभावित लोगों की पुनर्प्राप्ति और पुनर्वास का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध अंतर्राष्ट्रीय नेताओं और संगठनों के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। 1 फरवरी 2021 को आतंकवादी सैन्य नेताओं ने राष्ट्रपति, राज्य सलाहकार, सरकारी अधिकारियों और कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अवैध रूप से गिरफ्तार करके राज्य की शक्ति को जब्त करने का प्रयास किया। ये नेता अब प्राकृतिक आपदाओं के बाद प्रदान की गई मानवीय सहायता का सैन्य उद्देश्यों के लिए शोषण कर रहे हैं, साथ ही राजनीतिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि वे अंतर्राष्ट्रीय सहायता स्वीकार करते हैं,
सैन्य जुंटा ने जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मीडिया को सच्चाई की रिपोर्टिंग से रोक दिया है। यह कार्रवाई उनकी सहायता प्राप्त करने की प्राथमिकता और स्थिति की वास्तविकता को छिपाने के इरादे को प्रदर्शित करती है, जिससे उनके अंतर्निहित उद्देश्यों का खुलासा होता है। म्यांमार की जनता की ओर से स्थिति की सच्चाई को इकट्ठा करने, रिपोर्ट करने और प्रसारित करने के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स को हार्दिक धन्यवाद। स्वतंत्र और जिम्मेदार समाचार संगठनों के समर्पित कार्य के माध्यम से ही दुनिया म्यांमार के उत्पीड़ित लोगों की आवाज सुन पाई है। कुछ मीडिया आउटलेट्स द्वारा उपयोग की जाने वाली भ्रामक शब्दावली के संबंध में मैं रचनात्मक सुझाव देना चाहता हूं। म्यांमार में आतंकवादी सैन्य ने वैध सरकारी नेताओं को अवैध रूप से हिरासत में लिया और राजद्रोह किया। इस समूह ने खुद को राज्य प्रशासन परिषद के रूप में घोषित किया है और लोगों से अवैध रूप से शक्ति छीनने का प्रयास कर रहा है, जिससे उन्हें राज्य के दुश्मन की उपाधि मिली है। यह जोर देना महत्वपूर्ण है कि राज्य प्रशासन परिषद, जिसमें आतंकवादी सैन्य नेता शामिल हैं, म्यांमार की जनता की इच्छा के अनुसार गठित एक वैध सरकार नहीं है। राष्ट्रीय एकता सरकार (NUG) 2020 के आम चुनाव के परिणामों के आधार पर गठित म्यांमार की वैध प्रशासनिक संस्था है। इसी तरह पिडाउंग सुहलुप्ताव प्रतिनिधि समिति (CRPH) 2020 के चुनाव परिणामों के अनुसार स्थापित म्यांमार की वैध विधायी संस्था है। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता परामर्श परिषद (NUCC) एक क्रांतिकारी बलों का गठबंधन है जो कानूनी और वास्तविक वैधता दोनों को दर्शाता है। अवैध रूप से शक्ति को जब्त करने का प्रयास कर रहे अवैध सैन्य जुंटा को हटाने के लिए राष्ट्रीय एकता सरकार (NUG) और जनता की इच्छा के अनुसार गठित सभी क्रांतिकारी बल विभिन्न साधनों के माध्यम से प्रणालीगत परिवर्तन के लिए एक परिवर्तनकारी क्रांति में सामूहिक रूप से भाग ले रहे हैं। इसलिए यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि म्यांमार एक गृहयुद्ध का अनुभव नहीं कर रहा है, बल्कि एक क्रांतिकारी आंदोलन का सामना कर रहा है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर वैध क्रांतिकारी बलों को विपक्ष के रूप में वर्णित करने, म्यांमार में चल रहे क्रांतिकारी संघर्ष को गृहयुद्ध कहने और राष्ट्रीय एकता सरकार (NUG) के रक्षा मंत्रालय के तहत पीपुल्स डिफेंस फोर्सेस (PDF) और अन्य सशस्त्र क्रांतिकारी समूहों को विद्रोही के रूप में चित्रित करने जैसे शब्दों के उपयोग का मैं कड़ा विरोध करता हूँ। ये शब्द इन संस्थाओं और घटनाओं की वैधता और प्रकृति को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। इन क्रांतिकारी बलों की वैध और सही स्थिति और म्यांमार की स्थिति की सच्चाई को दर्शाने वाली सटीक शब्दावली को अपनाने का मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूँ। कल राष्ट्रीय एकता सरकार (NUG) के गठन की चौथी वर्षगांठ है, जो सैन्य तानाशाही को समाप्त करने और एक संघीय लोकतांत्रिक संघ बनाने की जनता की आकांक्षा को साकार करने के लिए स्थापित की गई थी। NUG अपने उद्देश्यों में अड़िग है और समान दृष्टि और उद्देश्य साझा करने वाले सभी क्रांतिकारी बलों के साथ मिलकर काम कर रहा है। जनता की वसंत क्रांति को यथाशीघ्र विजयी निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए क्रांतिकारी बलों के बीच एकता को बढ़ाने और सहयोग को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ये प्रयास पहले से कहीं अधिक मजबूत एकजुटता और समन्वय को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखते हैं। इस संदेश के साथ मैं कार्यक्रम को समाप्त करना चाहता हूं और इन सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमारी अड़िग प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करना चाहता हूं। जैसे ही म्यांमार का नया साल आता है, मैं दिल से जनता के दिलों में कठिनाइयों और अशांति के अंत की कामना करता हूं। क्रांति को निस्संदेह सफल होना चाहिए।